पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दी थी? मोस्ले ने। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मेटल सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बोmbardment की, तो मेटल सरफेस से एक्सरेज निकली। जो एक्सरेज निकली थी उनकी फ्रीक्वेंसी का रूट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। फिर यहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है, और जेईई मेंस इसको 2 बार पूछ चुका है। एक तो डायरेक्ट ये रिलेशनशिप पूछा था, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, और एक बार उसने एक ग्राफ पूछा था, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नीट में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीट में ये भी पूछ सकता है कि यहां पे किसकी बोmbardment की थी, क्या बोलेंगे, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, और कौन सी रेज बाहर आई थी, एक्स रेज। और जो रेज बाहर आई उनकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के साथ कैसे रिलेट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू की पावर हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू की पावर माइनस हाफ, न्यू की पावर हाफ। कर लोगे? नेक्स्ट, अच्छा ऐसे पूछना चाहिए, ये भी हो सकता है ना, कौन सा आंसर आएगा? समझ गए ना मेरी बात? एक स्टेप आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लो, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ना एलिमेंट की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, इसके बाद ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ध्यान क्या देना है, कॉपर, एजी, एयू, ये तीनों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बगल वाला पीडी, पीटी का, रोडियम और रूथेनियम का, ठीक। और इधर क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम का, उसके बगल वाला नियोबियम का, और इधर सीरियम और गैडोलिनियम। लैंथेनोइड में सिर्फ 2, और एक्टिनोइड में कितने होते हैं, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और क्यूरियम, 5। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आगे याद करेंगे। 118 एलिमेंट है, 7 पीरियड, 18 ग्रुप है। ये आपके फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवंथ में 32। ये शॉर्टेस्ट, ये दोनों शॉर्ट, ये लॉन्ग और ये लॉन्गेस्ट। इनको ये 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 दे आर मैजिक नंबर। ये आपको पता है, हर पीरियड का लास्ट एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ऑग्नेसोन होता है। फिर इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 या NS2, और एस ब्लॉक की मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड, लेकिन लिथियम और बेरिलियम क्या फॉर्म करते हैं, मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज्यादा होता है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड लास्ट लेक्चर में। फिर इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन जो सबको आता है ना, NS1, ये NS2 कर लोगे। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 से 18 तक NS2, NP1 से 6, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं, एस ब्लॉक, और सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट मिलकर क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट कौन से होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रुप की, रिस्पेक्टिव ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डी सबसेल, डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, और इसके साथ साथ उनका साइज भी छोटा होता है, जिसके कारण वो कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। गैसियस एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, पढ़ लेना एक बार। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ऑग्नेसोन, 12 होते हैं। ये लिक्विड एलिमेंट्स है, बस एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट, ये आपके NS2 NP1 ग्रुप 13, NS2 NP2 कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 14 का। ये ग्रुप 15 होता है, इनको निक्टोजन भी कहते हैं या निकोजन भी बोल देते हैं, ठीक। और ये इनका NS2 NP3 होता है। ऑक्सीजन फैमिली का NS2 NP4 होता है, इनको क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। और ये होते हैं हैलोजेंस, ग्रुप 17, NS2 NP5, और ग्रुप 18 होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस या इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद पढ़ लोगे ना कॉन्फ़िगरेशन सारे। नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1, D1 से 10, NS0 से 2, ग्रुप 3 से 12 तक होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका मेटल फॉर्म में या आयोनिक फॉर्म में, मेटल आयन फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, इनकम्प्लीट हो, यानी N-1D 1 से 9 तक कॉन्फ़िगरेशन आए। फिर उसके बाद क्या आते हैं, अच्छा इसमें ना जैसे Ag वाला एक खास एग्जांपल है, Ag प्लस में तो 4D10 फुल कॉन्फ़िगरेशन आता है, लेकिन Ag2 प्लस भी होता है। उसका एग्जांपल क्या है, AgF2। ये डी ब्लॉक की NCERT में लिखा है, तो Ag2 प्लस में, AgF2 में Ag2 प्लस में 4D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। फिर इसके बाद ग्रुप 12 एलिमेंट से जो है जिंक, मरकरी, कैडमियम और कॉपरनीशियम, इनके मेटल फॉर्म हो या मेटल आयन फॉर्म हो, हमेशा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सो दे आर नोन एज, सो दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक।
कैरेक्टरिस्टिक क्या डी ब्लॉक एलिमेंट की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि NS सबसेल के साथ साथ N-1D सबसेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है, कौन शो करता है, रुथेनियम एंड ओस्मियम। और डी ब्लॉक के मेटल्स कैटालिस्ट का काम करते हैं, ये अलॉयज बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, और उसके अलावा कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कॉपर AgAu कोइनेज मेटल्स है, जिंक, मरकरी, कैडमियम, कॉपरनिशियम वोलेटाइल मेटल होती है। फिर इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन लिखे, साइंस टीचर विदिता करवानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो, ठीक। तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले NS में, फिर N-1D सबसेल में। क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे NS सबसेल भरने से पहले 4s से पहले ही 3D में इलेक्ट्रॉन चला गया। देखो तो जहां भी इसमें पूरे इसमें एक्सेप्शन आ रहा है, क्या आएगा, NS में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। कर लोगे। फिर यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहा पड़े, आग में कूद जाना, ला हफ्ता वरना रे, इधर उधर पिटाई और होगी। कैसे याद करना, ये देखो ये वाला जो ग्रुप है, इन 3 में, इसके बगल वाले 2 में, उसके बगल वाले 2 में, और ये वाला जो L बन रहा है, यहां ध्यान देने वाली बात है, इनमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। कैसे याद करोगे, सभी में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आप, बस NS1 करता, एक का याद करना, किसका, PD का, पैलेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 46 है, उसमें NS1 की बजाय NS0 आता है। बोलो कोई डाउट नहीं है ना। और लेंथेनम का क्या होता है, इसमें ना 4f में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, किसमें चला गया, 5d में। बाकी सबके जनरल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कर लोगे याद, बोलो भाई कोई डाउट। नेक्स्ट F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, N-2 F1 से 14, N-1D0 से 2 NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेंथेनॉइड ये सीरियम 58 से 71 तक 6th पीरियड का एलिमेंट है, 4f सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में। ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है ना, NS की सबसे कम एनर्जी, फिर N-2f की, फिर N-1D की, सबसे ज्यादा Np की, इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब भी आप लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कभी भी 4f0, 4f2, 4f8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, 4f7 और 4f8 4f14 रिपीट होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आप सिंपल N+L रूल से कॉन्फ़िगरेशन लिखना, सबके लिखोगे। तो सीरियम का जब लिख रहे हो तो इसमें क्या आना चाहिए था, देखो ये तो लेंथेनम का पहले भी देख लिया आपने, सीरियम में ये 54, जिनोन में 56, 2 आना चाहिए था 4f में, लेकिन 4f का 2 नहीं होता, तो इसलिए 4f में 1 आया और 5d में 1 आया। फिर सारे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। गैडोलिनियम का याद करना है, उसमें क्या होना चाहिए, 54, 56 और 7, यहाँ पे 8 आना चाहिए था, 8 नहीं होता, 4f7 और 5d 1 हो जाता है। बस ये 2 एक्सेप्शन लेंथेनॉइड के हैं, सॉरी लेंथेनॉइड के, और एक लेंथेनम का एक्सेप्शन है। N+L रूल को वोलेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक्टेनॉइड, थोरियम 90 से 103 तक होते हैं, लोरेंशियम का 7th पीरियड है, 5f में आएंगे इलेक्ट्रॉन, 7s के बाद 5f, फिर 6d, फिर 7p में जाएंगे। 5f1, 5f5, 5f8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, 5f7, 5f14 रिपीट होगा एक बार। यहां पे लिखोगे एक्टिनियम का तो आपने पहले लिखा ही लिखा है, इसमें पहले 4 एक्सेप्शन होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, क्या, पहले चारों एक्सेप्शन है, और उनको याद करने का तरीका यह है, इनके 6d में 2 1 1 1 लिख दो। फिर देखो 86, 88 और 2 इसमें 90 हो गया, इसमें 0 रह गया। 86, 88, 89 2 इसमें रहे होंगे, 86, 88 और 89 और 3 इसमें रहे, 86, 88 और 89 और 4 इसमें रहे। बाकी एक क्यूरियम में आता है एक्सेप्शन, जिसमें क्या लिखोगे, 86, 88, 7 कितना हुआ, 95 और एक 96, बस और कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी ये 2 पॉइंट है। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, और एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, पिच ब्लेंड से, जो कि यूरेनियम का और होता है। क्या टॉपिक है, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। तो सबसे पहला केस, अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले N+L रूल यानी अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो विदाउट कंसीडरिंग एनी एक्सेप्शन। फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जो आउटर मोस्ट n सेल में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट nth सेल इज कॉल्ड n पीरियड। और ब्लॉक क्या, द ब्लॉक इज डिसाइडेड बाय द फैक्ट दैट इन विच सब सेल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड। और यहां पे S ब्लॉक अगर आ गया तो ग्रुप कौन सा होगा, NS1 है तो ग्रुप 1, NS2 है तो ग्रुप 2, अगर P ब्लॉक है तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस NP सब सेल, और फिर D ब्लॉक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D प्लस NS सब सेल, और F ब्लॉक हमेशा थर्ड ग्रुप में आता है। और लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा पीरियोडिक टेबल में, थर्ड ग्रुप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट
n इक्वल टू 1 में 1 से 2 आएगा एटॉमिक नंबर, 2 में 3 से 10, 3 में 11 से 18, 4 में 19 to 36, 5 में 37 to 54, 6 में 55 to 86, 7 में 87 to 118। ये आपको इनर्ट गैसेस याद है? तो आप क्या एटॉमिक नंबर देख के डायरेक्ट यहां से पीरियड बता सकते हो? आपने पीरियड बता दिया, मान लीजिए किसी का 5th पीरियड आया, तो आप पता क्या बोलोगे? इससे पहले क्रिप्टन में 4 सेल कंप्लीट हो चुकी है, तो 36 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 5th सेल में। 5th सेल में कैसे भरा जाएगा? जो भी NH सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन के सब सेल में फिलिंग का ऑर्डर क्या आएगा? NH सब सेल, देन n-2 F सब सेल, देन n-1d, फाइनली NP सब सेल। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं विदाउट कंसीडरिंग एनी एक्सेप्शन। कर लोगे? कौन सा एक एग्जांपल बताऊं इनमें से, बोलो? कोई सा नहीं बताऊं, 102 वाला बता दूं। n 102 कहां आएगा? n इक्वल टू 7 में, तो 7th पीरियड हो गया। तो रेडोन में 86 इलेक्ट्रॉन, फिर n इक्वल टू 7th में इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? 7s में, फिर 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में। तो 86, 7s में 2, 88 और 14 आ गया आपके 5f में। तो कौन से लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? f सब सेल में। कौन सा है? f ब्लॉक। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 3rd। तो ऐसे ही आपको सबको कैलकुलेट करने, ये भी मैंने आपको नीट के और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रखे हैं। ध्यान क्या रखना है? 4 एटॉमिक नंबर ऐसे हैं जिसमें आपका ब्लॉक गलत हो जाएगा। पीरियड और ग्रुप तो सही आएगा, इससे ब्लॉक गलत हो जाएगा। किस किस का? Z इक्वल टू 57। ध्यान रखना, लेंथेनम है, क्या होता है इसका? डी ब्लॉक। और Z इक्वल टू 89 एक्टिनियम है, इसका डी ब्लॉक। Z इक्वल टू 103 लोरेंशियम, इसका F ब्लॉक है। और 71 वाले का F ब्लॉक। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? केस 2। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो आप एक काम करो, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, एटॉमिक नंबर आएगा। एटॉमिक नंबर से आप क्या करो? दोबारा से केस 1 को फॉलो करो, उसमें 4 को ध्यान रखो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करने की कोशिश करोगे, गलत हो जाएगा। एक बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा, डायरेक्ट पूछे तो बता दोगे। ठीक, नेक्स्ट आईपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग Z ग्रेटर देन 100। इसमें क्या है? प्रीफिक्स यूज करोगे। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए 5 के लिए और 6 के लिए 7 के लिए 8 के लिए 9 के लिए और सफिक्स हो जाएगा एम। 101 के लिए क्या लिखोगे? अन नील अन एम। 102 के लिए अन नील, 119 के लिए अन अन एनियम। कर लोगे? और इनके जो पहले पहले लेटर है वही इनका सिंबल बनाएंगे। बोलो कोई डाउट नहीं? एक ये 100 वाला करवा था। 100 में आईपीएससी नेम 100 से ज्यादा वालों के लिखे जाते हैं। 100 वाले का तो क्या आएगा? फर्मियम आएगा। फिर इसके बाद पीरियोडिसिटी में ये 4 हमें पढ़ना है। एटॉमिक रेडियाई, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले हमने एटॉमिक रेडियाई स्टार्ट किया है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन हम 90% पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। उस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियाई। ठीक, ये एटॉमिक रेडियाई 3 टाइप की होती है। सबसे पहला कोवलेंट रेडियाई। इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या था? बिटवीन 2 सेम एटम्स बॉन्डेड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड। तो उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेना, यानी बॉन्ड लेंथ लेना, उसका हाफ कर देना, क्या आ जाएगा? रेडियाई आ जाएगी। और हमेशा किसके बीच में कैलकुलेट की जाती है? दो सेम एटम में जब सिंगल बॉन्ड हो। जैसे ऑक्सीजन की H2O2 में कैलकुलेट कर सकते हो, O में सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन में ये देखो N2H4 में NN का सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन की कैलकुलेट करनी, C2H6 में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बाकी में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी में डबल है, किसी में ट्रिपल है, किसी में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। फिर इसके बाद 2 डिफरेंट एटम है, तो उसके लिए शूमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में नहीं है, कोचिंग में पढ़ा जाता है, कहीं काम नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके बाद मेटालिक रेडियाई। मेटल के एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से टच्ड होते हैं। तो 2 मेटल एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो, उसका आधा कर दो, दैट इज मेटालिक रेडियाई। को वंडर वाल रेडियाई इनर्ट गैसेस में पाई जाती है, मेनली नॉन मेटल में भी बोल देते हैं। इनर्ट गैसेस में 2 एटम अलग अलग है, दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका हाफ कर दो, इंटरन्यूक्लियर वो आ जाएगा आपका वंडर वाल रेडियाई। नॉन मेटल में ये मॉलिक्यूल इन दोनों मॉलिक्यूल के सेंटर का, दोनों मॉलिक्यूल का सेंटर लिया, उसका डिस्टेंस उसका हाफ कर दो, नॉन मेटालिक की वंडर वाल रेडियाई आ जाएगी। और नॉन मेटल में वंडर वाल रेडियाई भी होती है और मॉलिक्यूल में कोवलेंट रेडियाई भी। ठीक, ये कोएग्जिस्ट करती है। तो सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी है? वंडर वाल रेडियाई उससे छोटी, मेटालिक उससे छोटी, कोवलेंट। कर लोगे? उस पे वैसे 2 क्वेश्चन कराए थे, हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कैटायन और एनायन की साइज की रेडियाई पूछी जाए, आप सिंपल याद रखो, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जिसका ज्यादा उसका साइज ज्यादा। कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा एनायन, उससे छोटा न्यूट्रल एटम और उससे छोटा
कैटायन कर लोगे। I प्लस I और I माइनस में सबसे बड़ा कौन? I माइनस, उससे छोटा I और सबसे छोटा I प्लस। फिर आता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या करोगे? जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो ज्यादा उसका साइज ज्यादा। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बोलो, कोई डाउट है क्या? बहुत आसान है, यहां से आपके एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहला था नंबर ऑफ सेल्स। देखो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। ठीक, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, चाहे आपका एटॉमिक साइज है या कैटायनिक साइज है या एनायनिक साइज है। लेकिन पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं सेल रिमेन सेम। तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं बट नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, उसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। लेकिन हर पीरियड में, रिस्पेक्टिव पीरियड में इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होता है ड्यू टू वैन डर वाल्स रेडियाई। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटा, लेकिन सबसे बड़ा साइज किसका आएगा? इनर्ट गैसेस का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस किए थे आपने। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं क्या करोगे? पहले आप ये लिखोगे कौन से पीरियड का। जैसे ये दोनों सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड वाले बड़े होंगे। और थर्ड पीरियड में कैसे चेक करोगे? लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा तो फास्फोरस बड़ा, सल्फर छोटा, और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन बड़ा, ऑक्सीजन छोटा। ऐसे ही ये देखो, ये सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड के, तो सेकंड से बड़े थर्ड वाले, थर्ड से बड़ा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला Br सबसे बड़ा, इन दोनों में सिलिकॉन बड़ा, फास्फोरस उससे छोटा कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन। सिमिलरली ये कर दोगे। यहाँ पे फोर्थ में देखो I माइनस सबसे बड़ा, उससे छोटा I, और I प्लस सबसे छोटा। फिर ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। एज नंबर ऑफ क्या बोलोगे? एज इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो बढ़ इंक्रीज, यानी जिसमें प्रोटॉन कम उसका साइज बढ़ा। फिर ये देखो, ये तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन थे और ये एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन, उसमें 2s2p6 सेकंड सेल आई, इसमें 3s3p1 थर्ड सेल आ गई। तो थर्ड सेल बड़ी होगी ना, तो इन तीनों से बड़ा कौन हो गया? एल्यूमिनियम। ये लार्जेस्ट साइज और स्मॉलेस्ट साइज। एल्यूमिनियम 3+ और Mg2+, ये कैटायन है, न्यूट्रल एटम से छोटे होंगे। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम बड़ा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटा, तो मैग्नीशियम बड़ा, एल्यूमिनियम उससे छोटा। और इन दोनों में मैग्नीशियम बड़ा, क्यों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 प्रोटॉन, इसमें 13 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो मैग्नीशियम का बड़ा, इसलिए साइज बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। इन चार क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, आप क्या लिख दोगे? एलिमेंट का नेम लिख दोगे, और जैसे पीछे क्वेश्चन किए वैसे कर लोगे। कर लोगे या नहीं कर लोगे? बस ये चीज सिखाई थी। फिर इसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, दिस रिपल्सन इज कॉल्ड शिल्डिंग। शिल्डिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? एस सब सेल की, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। इससे कम P की, उससे कम D की, उससे कम F की। शिल्डिंग जिसमें ज्यादा होगी उसमें साइज बड़ा। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो जो नेट रिजल्टेंट चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा। ठीक, अब ये देखो, ये 3D के साइज लिखे हैं, वैसे ये आते नहीं है, लेकिन आपके ना डी ब्लॉक में लिखा, फिर भी मैंने समझा दिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक जाते जाते यहाँ पे 3D1 से 3D5 तक इलेक्ट्रॉन भरे गए। डी सब सेल की शील्डिंग कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो लेफ्ट टू राइट गए, साइज घटा। फिर मैंगनीज का थोड़ा सा एक्सेप्शनली ज्यादा होता है। फिर देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी, 3D6, 3D7, 3D8। पेयरिंग की वजह से पैरेलल रिपल्सन भी बढ़ने लग जाता है। रिपल्सन बढ़ेगा तो शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे का काउंटर बैलेंस करेंगे, काउंटर बैलेंस से साइज लगभग सेम होने लग जाएगा। और यहाँ पे फुल फील्ड सब सेल, रिपल्सन मैक्सिमम, तो इनका साइज और बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड में 4f सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। जब 14 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो क्या होगा? बोलो। 4f सब सेल की पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, साइज घट जाएगा। दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रिजल्ट क्या आते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के? भाई 3D से बड़ा साइज 4D का होता है, लेकिन 4D और 5D का लगभग इक्वल होने लगता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट। रीजन क्या है उसका? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो, कोई डाउट है क्या? लेकिन पहला जो ग्रुप है ना, थर्ड ग्रुप, उसमें ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लेंथेनम में 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेंथेनम में कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता, लेंथेनम के बाद के एलिमेंट्स में आएगा। ठीक, तो ये देख सकते हो, ऑर्डर आ गया। एक क्वेश्चन करा था, साइज ऑफ जिरकोनियम और हाफनियम क्या होता है? सिमिलर होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और साइज सिमिलर होने की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी वेरी सिमिलर होती है। एनसीईआरटी की लाइन है। और एक और लाइन, अगर इनका कॉमन और है तो या इनकी अलॉय बना दी, अच्छा इनकी अलॉय भी बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाफनियम और जिरकोनियम की अलॉय बनाई जाती है। क्यों?
क्योंकि लगभग सिमिलर साइज होता है। सिमिलर साइज क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझे कि नहीं समझे? एक तो मान लीजिए इतना बड़ा एटम है और दूसरा छोटा एटम है, उसकी अलॉय बना सकते हो क्या? अलॉय तो उसकी बनाएंगे ना जिसकी सिमिलर साइज होगा। नहीं समझे? और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं और 5f में 5f की शील्डिंग और भी पुअर होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा। दिस इज नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। f ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड में अगर हम बात करें, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में जाएगा, जिसका पुअर शील्डिंग होगा, साइज घटेगा। ठीक, लेकिन एक्सेप्शनली यूरोपियम सबसे बड़ा होता है। और कैटायन के साइज की बात करें तो z के बढ़ने के साथ साइज घटेगा, नो एक्सेप्शन। ठीक, और एक्टिनॉइड में z बढ़ा, साइज घटा। ठीक, फिर आता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डी सब सेल में, तो उसकी भी शील्डिंग कम होगी, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा। दैट इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसका एक ही रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, जो गैलियम है उसका साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहीं लिखवाऊं क्या ये समझ जाओगे? यहीं से हो जाएगा ना, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लिखवाऊं अलग से, एग्जाम में क्वेश्चन आता अलग से लिखवाऊं क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा फिर इसके बाद? और किसी को अगर लिखना ना, लिख लेना भाई, कहीं फिर बाद में बोलो सर ने ये लिखवा नहीं था, लिखवा ही देता हूं। लो ये यहां लिख लेना, ये उसमें है आपके बोरोन फैमिली में, साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन साइज ऑफ एल्यूमिनियम। रीजन क्या है? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बस, और कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। ठीक, तो बोरोन से बड़ा गैलियम, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, उससे बड़ा इंडियम, और इंडियम से बड़ा थैलियम। लेकिन कैटायन के साइज की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। आईआईटी एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था आयनिक साइज का ऑर्डर, किसका? ग्रुप 13 का, तो उसने एलिमेंट लिख के दे दिए। ध्यान क्या रखना है? एटॉमिक साइज नहीं पूछा, आयनिक साइज पूछा है, तो आयनिक साइज डाउन द ग्रुप डायरेक्ट बढ़ेगा। आईआईटी 2016 क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हाइड्रेशन। जब भी आप किसी को आयन को पानी में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। और वाटर के साथ अगर रिएक्ट करें तो वाटर के बॉन्ड टूटेंगे, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो हाइड्रेशन क्या है? जो थर्मिक प्रोसेस है ड्यू टू अट्रैक्शन। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। फिर ये देखो, इन सब में क्या है? कैटायन में सेम चार्ज है, कैटायन में सेम चार्ज है, एनायन में सेम चार्ज है। तो चार्ज सेम होगा तो साइज से करोगे। एज साइज इंक्रीज तो क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन डिक्रीज। हाइड्रेशन इनका घटेगा तो हाइड्रेटेड साइज घटेगा, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। इनमें देखो, एज चार्ज इंक्रीज हाइड्रेशन इंक्रीज। और कंडक्टेंस क्या होती है? आयनिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है आयनिक कंडक्टेंस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा, यानी उसका आयनिक मोबिलिटी कम, उसका आयनिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम दे रखा है एक्वस मीडियम में। कौन से कैटायन का आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा? सीजियम का, क्योंकि उसका हाइड्रेशन सबसे कम है। ठीक, कर आयनेशन एनर्जी या आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, not to remove an outermost electron या most loosely bound electron from isolated gaseous atom in its ground state। बस ये ध्यान रखना, आइसोलेटेड एटम से निकालना है और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। तो जब भी यहां पे लिखा हुआ क्या होना चाहिए? एटम होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, सेकंड, ये रहने दो। ये देखो, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी हमेशा किसी भी एलिमेंट के लिए IE1 से ज्यादा, IE2 से ज्यादा, I3 एंड सो ऑन होता है। नेक्स्ट, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी, साइज। ग्रुप में जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्रुप के ऑर्डर आ गए। ग्रुप में ध्यान कौन से रखने हैं? जहां से क्वेश्चन आ सकता है, सुनो इधर, क्वेश्चन यहां से आएगा। आयनेशन एनर्जी गैलियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। थैलियम की ज्यादा होती है इंडियम से ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा बोरोन फैमिली का? बोरोन की सबसे ज्यादा, उससे कम थैलियम की, उससे कम गैलियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की, और सबसे कम इंडियम की। और कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप घटेगी, लेकिन लेड की ज्यादा होगी किससे? एसएन से, ड्यू टू, इसका रीजन लिख लो यहां पे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑर्डर क्या बन गया? बोलो,
कहे सीता जी प्रभु सुनो, तो ड्यू टू रीजन आ गया है ना। और नाइट्रोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप लगातार डिक्रीज होगी, आयनेशन एनर्जी 1। अगर IE2 या IE3 बाई चांस आपसे पूछे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन बिस्मथ एंटीमनी से आगे आ जाएगा। और ऑक्सीजन फैमिली में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, हैलोजन फैमिली में भी डिक्रीज होगी, इनर्ट गैसेज में भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैसे इतना टफ नहीं आएगा, फिर भी अगर आपको करना है, देखो जो थर्ड ग्रुप होता है उसमें तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, आयनेशन एनर्जी घटा। 3D की सबसे ज्यादा, उससे कम 4D, उससे कम 5D। लेकिन उसके बाद 4th से लेकर 12th तक जो ग्रुप है उनमें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसके कारण साइज 3D से ज्यादा 4D का और 4D और 5D का इक्वल होने लग जाता है। तो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आना चाहिए? सबसे ज्यादा 3D की, उससे कम 4D की, उससे कम 5D की, ऑर्डर तो आना चाहिए। लेकिन 5D का साइज काफी छोटा होने के कारण वो सबसे आगे चला जाता है, तो ऑर्डर आ जाता है 5D के आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम 3D, उससे कम 4D, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10। इनमें क्या होता है? 5D की तो सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन 3D से ज्यादा 4D की हो जाती है। कर लोगे याद? थर्ड ग्रुप तुमने अलग, सबसे अलग याद किया ही था। नेक्स्ट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे यार, साइज घटेगा, आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट, जिसमें शील्डिंग ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, उसकी आयनेशन एनर्जी कम होगा। जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा। पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? एस की, उससे कम पी की, उससे कम डी की, उससे कम एफ की। यानी अगर सेम सेल है तो कौन सी सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? एस सब सेल से। फिर पी, एफ, डी और एफ से सबसे आसानी से निकलेगा। तो बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 जबकि बोरोन का 1s2 2p1। 2p सब सेल जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर 2s से कम है, इसलिए 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। बोरोन की आयनेशन एनर्जी कम हो जाएगी, किससे? बेरिलियम से। और बोरोन की कम होती है, एक कारण हो रहा है इसका, क्या? बोरोन में 2p सब सेल जो है वो ज्यादा शिल्डेड है, न्यूक्लियस से ज्यादा शिल्डेड है बाय 1s एंड 2s इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू 2s इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए भी 2p का इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ये सेकंड रीजन है। तो बोरोन की आयनेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सिमिलरली मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। बोलो कोई डाउट? ये जेईई मेंस का क्वेश्चन अगर आता, बस ये जो बातें मैंने बताई ना आपको, बोरोन की ज्यादा क्यों है, सॉरी बेरिलियम की ज्यादा क्यों है, वही 3 पॉइंट पहले लिखे हुए हैं। फिर मैंने यहाँ पे असर्शन रीजन के फॉर्म में लिख दिया, बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी देन बेरिलियम। और फिर रीजन वही लिख दिया मैंने कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s क्या होती है? 2p से ज्यादा होती है। साथ में दूसरा रीजन भी लिख रखा है कि बोरोन का जो 2p इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा शिल्डेड है 2s से। ठीक, इसलिए तो रीजन सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है, तो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की ज्यादा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3, तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये कहता है ऑक्सीजन में 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो 2p में चौथा इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग करेगा, तो पेयर बन गया ना, तो जहां पे पेयर बनेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, इसलिए ऑक्सीजन की आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है। 2 रीजन हो गए। सिमिलरली फास्फोरस की ज्यादा होती है सल्फर से, क्योंकि फास्फोरस में भी 3p3 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि सल्फर में 3p4 है, लाइक ऑक्सीजन, वही सेम केस आ जाएगा। फुल फील्ड इनर्ट गैसेस का फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका ना साइज भी बड़ा है और आयनेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और नीचे जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी घटेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। तो आयनेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में? हीलियम की, लोवेस्ट सीजियम की। अब सेकंड पीरियड में देखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा, सबसे ज्यादा किसकी? इनर्ट गैस की, यानी नियोन की। और एक्सेप्शन कहां है? नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से और बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से। जब आपको सेकंड आयनेशन एनर्जी निकालना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो। जैसे लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, बेरिलियम आयन में 3, बोरोन में 4, सब में वो लिखोगे ऑर्डर, तो लिथियम सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। किसका? इसने हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, इसलिए सबसे आगे आ गया। ठीक, फिर उससे कम नियोन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का 7 है तो ऑक्सीजन आगे आएगा फ्लोरीन से। फिर उससे कम नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन प्लस में 5 होंगे, बोरोन प्लस में 4 होंगे, तो बोरोन की सेकंड आयनेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा, फिर बेरिलियम सबसे पीछे। और सेम ऑर्डर आ जाएंगे थर्ड पीरियड के लिए। लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, आर्गन की सबसे ज्यादा, लेकिन ध्यान रखना फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा। इनकी सेकंड आई की जरूरत नहीं है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में एज साइज इंक्रीज आयनेशन एनर्जी डिक्रीज। ये क्वेश्चंस कराए थे, ये तो सीधा थर्ड पीरियड का लिख रखा है। यहाँ पे बेरिलियम बोरोन दे रखा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दे रखा है। सेकंड वालों की ज्यादा होगी, थर्ड वालों की कम। सेकंड में बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की ज्यादा, उससे कम बोरोन की, मैग्नीशियम की उससे कम और सबसे कम एल्यूमिनियम की। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर
तो सेकंड वालों की ज्यादा, सेकंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा, और थर्ड में फास्फोरस से कम सल्फर की। ऐसे ही ऑर्डर ये देखे कर लोगे। एक ध्यान रखना है, ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया ना बोरोन फ्लोरीन फास्फोरस सल्फर का, इसमें ना थर्ड पीरियड वालों की कम होगी सेकंड से, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम बोरोन की होनी चाहिए, उससे कम फास्फोरस, उससे कम सल्फर। लेकिन बोरोन सबसे पीछे जाता है, क्योंकि बोरोन है ना टिपिकल नॉन मेटल है, यानी प्योर नॉन मेटल नहीं है, जबकि ये तीनों प्योर नॉन मेटल है। और नॉन मेटल की आयनेशन एनर्जी मेटल से ज्यादा होती है, क्योंकि मेटल राइट में आती है, सॉरी नॉन मेटल राइट में आती है और मेटल्स लेफ्ट में आती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन लिखवाए थे, इनमें कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट लिखो और एलिमेंट से आपका रिजल्ट आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? डायरेक्ट क्वेश्चन से अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनेशन एनर्जी। मैंने बताया था सबका एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उनके कैटायन बना के लिख दो, उसमें किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। लिथियम प्लस में 2 रह गए, इसमें बेरिलियम के आयन में 3, बोरोन के 4, कार्बन के 5, नाइट्रोजन के 6, ऑक्सीजन के 7, फ्लोरीन के 8। लिथियम प्लस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया हीलियम का, तो उसकी सेकंड आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे आगे आ गया। बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं आयनेशन एनर्जी बढ़ता है। ध्यान क्या रखना होता है, 8 वाले से ज्यादा किस, 8 वाले से ज्यादा होगी 7 इलेक्ट्रॉन वाले की, और 5 वाले से ज्यादा होती है 4 वाले की। तो अब देखो 8 वाला कौन है, फ्लोरीन, और ये ऑक्सीजन 7 वाला, तो सेकंड आयनेशन एनर्जी किसकी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। यहाँ पे फिर उससे कम नाइट्रोजन आ गया। अब इन दोनों में ये 5 वाला जो है ये 4 वाले से पीछे चला जाएगा, तो सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज मोर देन कार्बन, और उसे नीचे बेरिलियम। अच्छा, एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन लेंथी करने हो तो इस क्वेश्चन को ऐसे देने की बजाय पता क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज मोर देन सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ कार्बन। एक लिख देगा थर्ड पीरियड से, एक लिख देगा यहां से, ऐसे कर सकता है ना, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या, इसमें भी कैटायन बना लो, कर लोगे। कैल्शियम प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन प्लस, सल्फर प्लस, फास्फोरस प्लस, 14, 15, 16, 18, 19, 18 वाला की सबसे ज्यादा इनर्ट गैस है। और जैसे इसमें ना 8 वाले से ज्यादा 7 वाला, तो यहाँ पे 16 वाले से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 15 वाला। हाफ फील्ड हो जाएगा ना 3:3p3, तो 15 वाले की ज्यादा हो जाएगी 16 इलेक्ट्रॉन वाले से, और फिर ये 14 वाला पीछे चला जाएगा, और 19 वाले में तो 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 सेल आएगी, इसलिए और कम हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट जंप बिटवीन I1 एंड I2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मैक्सिमम डिफरेंस IE2 और IE1 में किसका है, तो आप ये एक काम क्या करो, या तो ये देख लो IE2 मैक्सिमम किसकी है, या ये देख लो IE1 मिनिमम किसकी है। बस एक चीज देखना, सब कुछ मत लिखना। जैसे आपने देखा इन चारों में IE1 मिनिमम किसकी है, लिथियम की, तो लिथियम की IE1 मिनिमम है, तो एक इलेक्ट्रॉन देते ही मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, तो उसकी IE2 मैक्सिमम, तो उनका डिफरेंस लिथियम का ही मैक्सिमम आएगा ना, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है, ये क्लोरीन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सोडियम का देखा है, सोडियम की IE1 मिनिमम, तो इन दोनों का IE1 और IE2 का डिफरेंस मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट जंप बिटवीन IE3 एंड IE2। एक बात बताओ, जिसका, या तो ये देख लो IE3 किसका मैक्सिमम है, ये देख लो IE2 मिनिमम किसका है। तो मान लीजिए मैं देखता हूं IE3 मैक्सिमम किसका है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया, उसी का तो IE3 मैक्सिमम होगा। किसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, सेकंड ए में। सेकंड ए का कौन है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या होगा, IE3 मैक्सिमम होगा, तो इसलिए IE3 और IE2 का डिफरेंस मैक्सिमम मैग्नीशियम के लिए आएगा। कर लोगे, अप्रोच समझे? नहीं। नेक्स्ट, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आज तक नीट में नहीं आया है, जेईई मेंस में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, और हर साल मेजर टेस्ट में इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार पूछता हूं। ठीक, यानी चैप्टर वाइज टेस्ट में तो आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर, ये वैल्यूज दे रखी है, देन एल्यूमिनियम में कितना है। ऑप्शन देख के घबराओ मत, आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का ऑर्डर लिखना आता है। सोडियम ज्यादा किसकी, एल्यूमिनियम की, उससे ज्यादा मैग्नीशियम की, उससे ज्यादा सिलिकॉन की। सोडियम की 496 है, मैग्नीशियम की 737 है, तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, एल्यूमिनियम। आंसर 4। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, गैडोलिनियम की थर्ड आयनेशन एनर्जी कम होती है, क्यों? क्योंकि गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनोन 4f7 5d1 6s2। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला 6s से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला फिर 6s से, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 5d से, और 5d से इलेक्ट्रॉन निकाल के 4f7 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या हो गया, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि नहीं हुआ? और हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो ये स्टेबल होता है, इसलिए क्या करेगा, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम इजीली से निकल जाएगा, यानी उसकी आयनेशन एनर्जी थर्ड कम हो जाएगी। लेकिन हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हुआ, क्यों हुआ? ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एंथैल्पी। आंसर क्या आ जाएगा,
हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, नीट 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रिएक्टर। सबसे पहले हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट मेटल्स है? 78%, एनसीईआरटी की लाइन है। फिर सेकंड ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयनेशन एनर्जी घटेगा, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मेटालिक रिएक्टर बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी घटेगा, बढ़ेगा, सॉरी, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन घटेगा, मेटालिक रिएक्टर घटेगा, नॉन मेटालिक रिएक्टर बढ़ेगा। तो ये जो ग्रुप में नीचे जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन बढ़ रहा है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन नॉन मेटालिक रिएक्टर बढ़ रहा है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? फिर ये क्वेश्चन अच्छा एनसीईआरटी का जो जेईई मेंस नीट में आ चुका, इनमें से बताओ भाई क्या ऑर्डर आएगा मेटालिक रिएक्टर का? पहले आपने क्या किया, इनको पीरियोडिक टेबल में जैसे लिखे वैसे लिखा, तो आपको पता लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक रिएक्टर घटेगा। तो सबसे ज्यादा मेटालिक रिएक्टर सोडियम का, उससे कम मैग्नीशियम और बेरिलियम का। मैग्नीशियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा? मैग्नीशियम का, उससे कम बेरिलियम का, उससे कम सिलिकॉन का, उससे कम फास्फोरस का। और एनएमसी पूछ गया तो उल्टा नॉन मेटालिक रिएक्टर। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हमेशा ग्रुप में डिफाइन की जाती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी रिएक्टिविटी को कंपेयर किया जाता है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन ये किसके लिए की जाती है? एक्सेप्ट हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजेंस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बात करते हैं। हैलोजन में रिएक्टिविटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, सबसे कम आयोडीन की। और ये देखो मेटल्स में डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन लेके। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद का ऑक्सीडेशन करके। तो ग्रुप में अगर हम बात करें रिड्यूसिंग करैक्टर की, डाउन द ग्रुप जाएंगे, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है तो लिथियम से ज्यादा सोडियम का, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम से ज्यादा सीजियम का होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली लिथियम का सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग करैक्टर मेजर किया जाता है एक्वस मीडियम में। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले सॉलिड से मेटल गैस में जाएगा, गैस से गैसियस आयन में जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी। और तीसरा स्टेप गैसियस आयन से एक्वस में जाएगा, हाइड्रोजन एंथैल्पी। पहले 2 स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तीसरे में रिलीज होगी। अब लिथियम प्लस आयन जो है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण उसकी हाइड्रोजन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज होगी, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को कंपनसेट करेगी और लिथियम को बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, ऐसा एक्सेप्शन आपके सेकंड डे में नहीं आता। क्यों? बेरिलियम सबसे आगे इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी बढ़ा, रिड्यूसिंग करैक्टर घटा और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ेगा। कर लोगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगी और रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। बेस्ट रिड्यूसिंग बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम। एक ये क्वेश्चन था, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ता है। लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने आपको किसी एटम में, अगर मान लीजिए आपको सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी दे रखी है तो 1 2 3 4 ऐसे आयनेशन एनर्जी दी है, जहां पे गैप ज्यादा आ रहा है, जैसे मान लीजिए जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, फोर्थ और फिफ्थ आयनेशन एनर्जी में गैप सबसे ज्यादा आया, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद गैप ज्यादा आ रहा है आयनेशन एनर्जी में। इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या कर गया? स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन कर गया। यानी उसमें चारों क्या थे? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसने किसका कॉन्फिगरेशन गेन कर लिया? इनर्ट गैस का। तो 4 इलेक्ट्रॉन के बाद इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन कौन गेन करेगा? सिलिकॉन। तो एक्स क्या था? सिलिकॉन था। एक ये कोचिंग में लिखवा देता स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको छोड़ दो। किसी की भी स्टेबिलिटी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बतानी है उसके कॉन्फिगरेशन से बता दो। जैसे सोडियम 2+ से ज्यादा स्टेबल है सोडियम प्लस, इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन है। Mg+ से ज्यादा स्टेबल होता है Mg2+, उसका भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। ऐसे ही एल्यूमिनियम 3+, उससे कम एल्यूमिनियम प्लस, उससे कम एल्यूमिनियम 2+। समझ आया? अच्छे से रिवीजन हुआ, आयनेशन एनर्जी कंप्लीट हो गया। कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करेंगे और लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? आज मैंने आपको प्रॉब्लम कराई है 3.4 के ऊपर एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ने में आपको मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट लगेंगे। वो मैंने पूरा लिखवा दिया, आप घर जाके पढ़ लेना। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अच्छा, एक लाइन और थी यार एनसीईआरटी की, 1 सेकंड दे दो मेरे को एक बार।
एक लाइन है एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया, लिख लो यार, ये मुझे याद आ गई क्योंकि सुबह भी लिखवाई थी और ये एग्जाम में एज इट इज आ सकती है। अरे भाई क्या हो गया ये, देखो यहां लिख लो, ये लाइन है एनसीईआरटी में, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ये लिखा है इसने, इन अल्कली मेटल, एक सेकंड, डाउन द ग्रुप, ये कहां गई यार, वो कहां से लिखवाई थी, ग्रुप 1 में सुबह वाले नोट्स में लिखवाई थी मैंने एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन। सुबह वाले नोट्स में देखो क्या लिखवा रखा है, एग्जैक्ट वही लिखवानी है एज इट इज, क्योंकि ये लाइन है ना एज इट इज आएगी और बच्चे मिस्टेक करेंगे। मैं समझा देता हूं पहले आपको, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, ग्रुप 1 जो है ना इनकी हाई रिएक्टिविटी होती है और फिर मिडिल में जाते जाते घटती है, फिर वापस बढ़ती है और मैक्सिमम ग्रुप 17 में आती है। ये लाइन लिखवानी है एज इट इज एनसीईआरटी से। बोलो क्या लिखा है, कहां लिख रखी है? हाँ अच्छा, सुबह ऐसे लिखवा दी क्या थी तो यार, कहां थी? एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लिखवाऊंगा। नहीं नहीं ये नहीं है, अरे एज इट इज एनसीईआरटी की थी। 3.7 में कहां पे? हाँ 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 ये रहा 3.7 में आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल विद इन ए पीरियड लिखो, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखना इन ए पीरियड रिएक्टिविटी tends to be high in group 1 metals, lower in elements towards the middle of the table, ये देखो चीज तो आसान है लेकिन एज इट इज इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जिस दिन आएगी ना बच्चे कंफ्यूज होंगे। एंड इंक्रीजेस टू मैक्सिमम, इन ग्रुप 17। और समझने के लिए सुबह की तरफ बनाऊं क्या डायग्राम, आप ये लिख देना, ये ग्रुप 1 है ना, इसमें रिएक्टिविटी क्या होगा, ग्रुप 1 में हाई होगी, मिडल में जाएंगे कम जाएगी, फिर वापस मैक्सिमम हो जाएगी ग्रुप 17 में, हाई या मैक्सिमम बोल दो। समझ आया कि नहीं आया? हाई थी, थोड़ी कम गई, फिर वापस चढ़ गई। ये आपका ना फ्लो चार्ट शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना काफी है। ये ना जो आपका प्रॉब्लम 3.4 है, इसके ऊपर ये पैसेज है, 2-2.5 मिनट में आप पूरा पढ़ दोगे, कर दोगे? थैंक यू। किसका डाउट है? इसमें ना ये जो मैंने थियरी लिखी है ना, अगर दो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी का गैप 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो लोअर स्टेबल होगा, ये चीज छोड़ दो। ठीक, ये कभी भी नीट में नहीं आएगी। लो, नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन नीट, नॉट इन बीवाइज टेस्ट, ठीक नहीं आएगी। आपको सोडियम प्लस और सोडियम 2+ में ज्यादा स्टेबल बताना है ना, आप एक काम करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप खुद बताओगे इसका इनर्ट गैस का ज्यादा स्टेबल है। Mg+ और Mg2+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Mg2+, क्योंकि उसका इनर्ट गैस का है। एल्यूमिनियम 3+ का इनर्ट गैस का है। एल्यूमिनियम प्लस 3s2 फुलफिल्ड है और एल्यूमिनियम 2+ में 3s1 है, इसलिए एल्यूमिनियम 2+ ज्यादा एल्यूमिनियम प्लस, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम 3+। बोलो अब कोई डाउट है क्या? हाइड्रोजन और नियोन में आयनेशन एनर्जी किसका ज्यादा हुआ? कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही ऐसे कंपेयर करते हैं, डेटाबेस क्वेश्चन है ये, ठीक। और हाइड्रोजन का ज्यादा मिलेगा मेरे ख्याल में। ग्रुप 1 का मैक्सिमम, अच्छा ग्रुप 1 का वो पूछ रहा है मैक्सिमम। देखो ग्रुप 1 की भी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनकी भी मैक्सिमम होती है। इनकी हाई लिख दिया और इनकी मैक्सिमम लिखा,
तो ग्रुप 1 अल्कली मेटल की भी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और हैलोजन्स की भी बहुत ज्यादा है। फिर बोला आप ये कैसे बोलोगे ग्रुप 1 की ज्यादा है आप हैलोजन की, ये मेटल ये नॉन मेटल, तो कैसे बताओगे कौन ज्यादा मजबूत, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा? भाई लड़की लड़की में कंपेयर करते हैं, लड़के लड़के का कंपैरिजन करते हैं ना जब मैच होता है, या लड़के लड़के का भी मैच करवाओगे कबड्डी का? नहीं करवाते ना। तो इसलिए आप अल्कली मेटल को कभी भी हैलोजन से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक। तो इनकी भी बहुत ज्यादा होती है, मेटल्स में अल्कली मेटल की ज्यादा, नॉन मेटल्स में हैलोजन्स की, और बीच में आके घटी फिर वापस बढ़ी, ठीक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकती है। यहां पे मैंने आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करके दिखाया है, ठीक। इसकी यूनिट एनर्जी वाली होती है। ये क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके बताया था कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की रिलीज होती है। ये देखो ऑक्सीजन गैसियस एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो फॉरवर्ड प्रोसेस में आयनेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एटम है। अगर रिवर्स देखो O+ में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O+ है। तो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O+ आयन दोनों क्या है? सेम है, क्वांटिटेटिवली सेम है, ठीक। लेकिन इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव आएगा। सिमिलर नीचे फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और F- में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, उसकी आयनेशन एनर्जी है। नेक्स्ट दूसरा, डेल्टा Heg का फॉर्मूला था -AE अब -5/2RT। डेल्टा Heg है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, AE है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 केल्विन पे कैलकुलेट की जाती है, टेंपरेचर 0 पुट कर दो, AE इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Heg आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो आप सीधा बोल सकते हो ये जो डेल्टा H है इसके आगे आपने नेगेटिव लगा दिया, यानी डेल्टा Heg रिलीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब ये हुआ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप जब बोलोगे तब आप क्या बोलेंगे? एंथैल्पी चेंज, यानी एब्जॉर्ब रिलीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है इट इज एनर्जी रिलीज्ड, ठीक। अब जैसे क्लोरीन के लिए लिख दिया, इसके लिए डेल्टा Heg -349 आता है, तो AE क्या लिखोगे? 349, उसका -349 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि AE एब्जॉर्ब हुई, वो तो ऑलरेडी क्या है? AE इज एनर्जी रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज? 349 रिलीज। समझे कि नहीं समझे? अब इनर्ट गैस के केस में डेल्टा Heg पॉजिटिव आएगा, तो AE क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, तो -116 रिलीज्ड, इसका मतलब 116 एब्जॉर्ब, ठीक। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी, पहली तो जनरली नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी लगातार बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? और ज्यादा होती जाएगी, क्यों? एनायन बनने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, रिपल्सन होगा उसके कारण। इसके बाद क्या आता है? ये एग्जांपल कराए थे, ये कौन सी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी? एब्जॉर्ब। देखो इसमें रिलीज का पूछा है, सोडियम से सॉलिड से गैस में जाएगा, एब्जॉर्ब होगी, गैस से 2- एनायन में जा रहा है, अगर सिंगल बनता तो रिलीज हो जाती, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ओवरऑल एब्जॉर्ब होगी। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई, H2O लिक्विड से गैस में गया, एब्जॉर्ब होगी। इसमें एब्जॉर्ब पूछा है, H2O गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाता है, एब्जॉर्ब होगी, तो गैस से लिक्विड रिलीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हो रही है, सोडियम प्लस से सोडियम में गया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन उल्टा प्रोसेस कर दोगे, सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो रिलीज होगी। हाइड्रोजन का ये क्या कर रहे हो? मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, तो एनर्जी एब्जॉर्ब, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला है साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, डाउन द ग्रुप जाएंगे जल्दी डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे जल्दी बढ़ेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या होता है? इनर्ट गैसेस का स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, इसलिए उनकी डेल्टा Heg बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। क्यों? एक तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया, दूसरा जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यू सेल में, न्यू क्वांटम लेवल में एंटर करेगा, और वो न्यू क्वांटम लेवल बनाना नहीं चाहेगा, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल में, उनमें भी NH2 स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, धक्के से देंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। या आप ये भी बोल सकते हो, नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो NP नई सबसेल में एंटर करेगा, और NP सबसेल इज मोर शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियस, तो वो ऑलरेडी न्यूक्लियस से शील्डेड है, उसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो रिपल्सन नहीं फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा तो क्या होगा? डेल्टा Heg पॉजिटिव हो जाएगा।
फिर इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करो धक्के से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कर लोगे। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है इनर्ट गैस की, उससे कम पॉजिटिव अल्कलाइन अर्थ मेटल और उससे कम पॉजिटिव नाइट्रोजन की। तो लिखते टाइम ऐसे लिखते हैं नियोन से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा नाइट्रोजन की, बाकी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। एक ध्यान रखना है बोरोन से ज्यादा लिथियम की होती है। लिथियम की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि लिथियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है लिथियम एनायन बना के। बोलो कोई डाउट है क्या? 1s2 2s2। फिर इसके बाद सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनसे ज्यादा थर्ड पीरियड एलिमेंट की होती है। क्यों होती है? क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा थर्ड सेल में जिसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। एक रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन क्या होता है? थर्ड सेल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये एग्जांपल मैंने करा रखा है। फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होगी क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3p सब सेल में जिसका साइज लार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी रिलीज होगी। और इसमें साइज स्मॉल, रिपल्सन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। दूसरा ये मतलब ऐसे एक्स्ट्रा रीजन है। तो इसमें क्या 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं उसके कारण अट्रैक्ट करेगा, एनर्जी बढ़ेगी। तो बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की। ओवरऑल ऑर्डर लिखते टाइम हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप घटेगी लेकिन फ्लोरीन से आगे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाएगा। ये एनसीईआरटी का टेबल का डेटा है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी से भी पीछे चला जाएगा नाइट्रोजन। ये तीन ऑर्डर याद करना। फिर ये देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की लेकिन उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम सल्फर की, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम कार्बन, उससे कम फास्फोरस, उससे कम नाइट्रोजन। नेक्स्ट इनको आपको ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर में लगाना है। फास्फोरस से ज्यादा सल्फर की, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन और फ्लोरीन की, और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा। तो क्लोरीन से कम फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम सल्फर, उससे कम फास्फोरस। इनमें लीस्ट स्टेबल एनायन कौन है? बेरिलियम एनायन। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। ऑलरेडी स्टेबल था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अनस्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पोलिंग स्केल पे बताया गया है। पोलिंग ने बोला था कि फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है 4.0। तो इसमें ऐसे याद कर लो, सेकंड पीरियड में लेफ्ट जाओगे तो 4, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 लिथियम की, उससे नीचे सोडियम की 0.9, फिर 0.3 ऐड करो, 1.2 मैग्नीशियम, 1.5 एल्यूमिनियम, 1.8 सिलिकॉन, 2.1 फास्फोरस, सल्फर की 2.5 और क्लोरीन की 3.0। नीचे आओ, ये 3.0, ये 2.8, ये 2.5 होता है। हाइड्रोजन की 2.1। बस ये ध्यान रखना, उनको छोड़ दो अल्कली मेटल वालों को। ये मैंने कुछ ऑर्डर बताए थे जिनकी सेम है ना, उनकी सेम नहीं होती। जैसे इन तीनों की सेम, इनमें हाइड्रोजन की ज्यादा, उससे कम सल्फर की, उससे कम कार्बन की। क्लोरीन और नाइट्रोजन में क्लोरीन की ज्यादा, फास्फोरस और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की, फास्फोरस की ज्यादा, भले ही वैल्यू सेम है। इनमें वैल्यू से करोगे आईआईटी क्वेश्चन। नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, फास्फोरस की 2.1, सिलिकॉन की 1.8। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन का है। दूसरा डिफरेंस, भाई ये क्या आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कंसीडर किए, इसमें नहीं किए। ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जबकि यहां पे मेजर नहीं की जा सकती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी यूनिट एनर्जी वाली होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ग्रुप में तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एसपी का परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है 50, उससे कम sp2, उससे कम sp3। तो sp की सबसे ज्यादा, उससे कम sp2, उससे कम sp3। कार्बन की मैंने वैल्यूज लिखी, कार्बन sp की 3.25, कार्बन sp2 की 2.75 और कार्बन sp3 की 2.5 याद करना है। कार्बन sp की नाइट्रोजन sp3 से भी ज्यादा होती है। ठीक। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला नेचर ऑफ बॉन्ड, कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसकी। नेचर ऑफ बॉन्ड में सीधा अगर दो सेम एटम है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अलग अलग एटम है तो थोड़ा सा उसमें पोलरिटी आएगी, ज्यादा पोलरिटी आएगी तो आयनिक कहलाएगा। ये फॉर्मूला करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ, डेल्टा EN अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। तो बॉन्ड डेल्टा EN के बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड, जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। नहीं जमता तो पानी डाल के देख लो, Na2 में पानी डाला NaOH बना, SO3 में डाला H2SO4 बना। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्सेनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बोलो। जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस। लुईस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। कौन कर सकते हैं? कैटायन, H+, R+, Cl+, Br+, NO2+ एटसेट्रा। NH4+ और H3O+, ये आपके लुईस एसिड नहीं कहलाते क्योंकि ये ऐसे कैटायन है जिनका ऑक्टेट
कंप्लीट है, उनके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम के जो कैटायन है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन फिर भी वो लुईस एसिड काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से चार्ज बाय रेडियस रेशियो घट जाता है, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर घट जाएगी, इसलिए वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद न्यूट्रल क्या होते हैं? जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जैसे BeCl2, BeCl3, ये सब आ गए। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देखो PF5, इनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन है, PCl5 कर लोगे ऐसे। पोलर पाई बॉन्ड वाले, जिनके बॉन्ड में पोलरिटी आती है, CO2, SO3 एटसेट्रा। नेक्स्ट, लुईस बेस, जिनके पास लोन पेयर होता है, एनायन हो सकते हैं, न्यूट्रल लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले। पीरियड में अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगी। कर लोगे ऐसे। डाउन द ग्रुप जाएंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। या ऐसे बोल सकते हो, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगी। हो जाएगा ऐसे। अच्छा, ये यहां पे याद मत करना कौन एसिडिक कौन एम्फोटेरिक, नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ऑक्साइड सेम है, सेम एलिमेंट का है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कर लोगे सारे क्वेश्चन, ये आपके डी ब्लॉक वाले भी करा दिए। सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, जिसकी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करे। कितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड है आपके सामने लिखे, याद करो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में Zn का ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ऐसे कर लो, ZnO, BeO, Cr2O3, PbO एंड PbO2, Ga2O3, Sb2O3 एंड Sb2O5, Al2O3, SnO एंड SnO2, V2O5 एंड AS2O3। जिसको भी करनी पार्टी गए सब ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम, ऑस्ट्रिया। इस ट्रिक से याद कर दो। ध्यान देना, AS2O5 एम्फोटेरिक नहीं है, एसिडिक है। जर्मेनियम के दोनों ऑक्साइड GeO एंड GeO2 क्या है? एसिडिक है। V2O5, V2O4 बेसिक है, V2O5 एसिडिक है, V2O3 और V2O4 बेसिक है। ठीक, CRO बेसिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक और CrO3 एसिडिक। कर लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अच्छा, कल एग्जामिनर बेसिक स्ट्रेंथ काउंटर पूछ ले, उल्टा कहीं बोलो ये तो पढ़ाया ही नहीं था। नहीं, न्यूट्रल CO, N2O, NO एंड वाटर। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन तो आसान ही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी। इनमें पूछा लीस्ट एसिडिक कौन सा है, यानी मोस्ट बेसिक कौन सा है, लीस्ट बेसिक कौन सा है, यानी मोस्ट एसिडिक कौन सा है। नेक्स्ट, यहां पे अगर ऐसे आपको हाइड्रोक्साइड दे रखे हैं, ठीक, या हेलो हाइपो, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, अरे क्या बोलते हैं वो, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड दे रखे तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो एसिडिक ज्यादा होगा, तो कर लोगे ऐसे ही। ध्यान रखना, ये फास्फोरस वाले में एक्सेप्शन है। S3PO2 ज्यादा एसिडिक है, +1 में उससे कम S3PO3, उससे कम S3PO4। नेक्स्ट, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीजें बच्चों को बताने के लिए होती है, रिवीजन में ऐसी चीजें नहीं की जाती है। सीधा याद करो, डाउन द ग्रुप जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ MOH बॉन्ड घटेगी, और OH आयन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये देखो नीचे जाने बढ़ रही है। अगर आपसे बात करें लेंथेनॉइड में, लेंथेनॉइड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, आयन का साइज घटता है, तो MOH बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। HOF, HOCl, HOBr, HOI में डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। ध्यान देना, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक, नेचर ऑफ हाइड्राइड, डाउन द ग्रुप जाओगे, MH बॉन्ड लेंथ बढ़ी, इजीली H+ देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, डेल्टा EN बढ़ेगा, बॉन्ड पोलरिटी बढ़ा, और बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा हुआ तो इजीली H+ देगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कर लोगे। ये क्वेश्चन दिया था, CH4 से ज्यादा SiH4 की होती है, और यहां देखा SiH4 से ज्यादा PS3 से ज्यादा H2S की होती है। जेईई मेंस का क्वेश्चन नीट में आ सकता है। नेक्स्ट, नेमिंग। जब भी कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का सफिक्स लिखा जाता है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, या तो वैलेंस को बोल दो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या 8- वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले 4 ग्रुप 1, 2, 13, 14, इनमें इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 15, 16, 17, 18 में इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 8- वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सेकंड पीरियड एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? 4 रीजन है। पहला स्मॉल साइज, दूसरा हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो, तीसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चौथा एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल है, 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। थर्ड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। रीजन क्या है?
सिमिलर चार्ज बाय रेडियस रेशियो एंड सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है। ये मेटालिक करेक्टर, पोटेशियम का सबसे ज्यादा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, घटेगा। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और डाउन द ग्रुप बढ़ता है ना, तो बोरोन ऊपर तो उसका और कम हो जाएगा। बोरोन तो टिपिकल नॉन मेटल है। नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बढ़ेगा। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बोरोन। और सिलिकॉन क्या होता है? मेटलॉइड होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन। कर लोगे भाई? तो ये थे आपके क्वेश्चन।